Assalamu alaikum to all of you. I hope that you all are doing great. As you know that we are currently studying the chapter South Asia, and in South Asia we discuss many beautiful concepts. There are a few more concepts which we need to discuss upon, like India and its relations with the other countries, means its neighbors. Let's begin with the topic India and her relation with Nepal. And this topic, that means how we can study the relations between India and Nepal, I have divided it into three phases. First one is the cooperation phase, second one is the conflict phase, and third one is the restoration phase. And I have added one more phase here, that's the present phase, or we can say the present status. The present status means currently what is going on between the two countries. Let us see how the relations originated between the two countries. And in 1947, as India gets independence, India started peace and friendship relations with Nepal. As soon as India got the independence, it aspired for the peace and friendship relations with all the neighboring countries, and Nepal was no exception. And in 1950, India and Nepal signed peace and friendship treaty. And this peace and friendship treaty, what provisions were signed, what provisions were enumerated in the treaty? Both the sides, means both the countries, opened their borders to the citizens of their members. What's meaning by opening their borders? इससे क्या मतलब है? Opening borders से क्या मतलब है? Opening borders से यही मतलब है कि there was free and unrestricted movement. There was free and unrestricted movements. इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं और नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं. कोई restrictions नहीं थी, वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, परमिट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो वो आसानी से आ सकते हैं और जा भी सकते हैं. और इससे क्या हुआ? इस ओपनिंग बॉर्डर से क्या हुआ? सोशल एंड ट्रेड रिलेशंस इंडिया और नेपाल के बीच बढ़ गए. इंडिया और नेपाल के बीच सोशल एंड ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? रोटी और बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता. इस नेपाल को, इस रिलेशन को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है. और क्या किया इस फ्रेंडशिप ट्रीटी ने, और क्या प्रोविजन था इसमें? इंडिया अलाउज नेपाली नेशनल्स टू वर्क इन इंडिया विदाउट अ वर्क परमिट. अभी मैंने बोला कि इसको आने के लिए क्या वीज़ास की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली इनको यहाँ पे काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इसको अलो किया है. इनके जो नेशनल्स हैं उनको अलो किया है वो यहाँ आके काम करे, और उसके लिए उनको कोई वर्क परमिट नहीं चाहिए. एंड नॉट इतना ही नहीं, दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया. बट ये जो एलिजिबिलिटी है, दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द गोल्ड, only to the jobs, government jobs, except IAS, IPS and IFS, means all India services, all India administrative services, all India police services, and all India foreign services or forest services. इनके लिए इनको all India administrative services, all India police services और all India foreign services, इनके लिए इनको छूट नहीं दी गई है. इनके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते. जो रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. ये भी इनको छूट मिली है इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में. और एक प्रोविजन जो इसी का है, इंडिया अलाउज द नेपाली नेशनल्स टू ओपन बैंक अकाउंट्स एंड बाय प्रॉपर्टी. ये भी इसी में ये प्रोविजन रखा गया है कि जो नेपाली नेशनल्स है, दे कैन ओपन देयर अकाउंट्स हियर एंड दे कैन बाय द प्रॉपर्टी हियर. ये भी इसी फ्रेंडशिप ट्रीटी में उनको ये फ़ायदा मिला है. एंड जो नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज़ India allows Nepali nationals to import the arms and ammunition by its territory of India.
नेपाली नेशनल्स को छूट मिली है, वो आर्म्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारी टेरिटरी के थ्रू, कोई रुकावट नहीं है इनके लिए, कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। वो बिना किसी टेंशन के क्या कर सकते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, दैट्स इंडिया वाइड ऑल इट्स राइट्स अंडर द रेसिप्रोसिटी, अंडर द रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होते हैं एक्चुअली, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो मुझे भी आपको वापस अच्छा काम करना है। अगर आपने मुझे अगर हमारी कोई ट्रेड रिलेशन या कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी हम साइन करते हैं, आप एक कोई अच्छा काम कर लेते हो, कोई गुडविल दिखाते हो, तो मुझे भी वो क्या करना है, रेसिप्रोट करना है, रेसिप्रोक्रेट करना है उसी काम को, या उसी म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस में कायम करनी है। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस, अगर आपसे मुझे कोई बेनिफिट पूछता है तो मुझने मेरी वजह से आपको भी कोई बेनिफिट पूछनी ही चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इस तरह के राइट, जैसे कि इसने नेपाल को फायदा पूछा है इस वाली ट्रीटी के अंदर, अब नेपाल वाज सपोज्ड टू रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर, अगर नेपाल ऐसा नहीं करता, इसको एज ए वायलेशन ऑफ द ट्रीटी डीम किया जा सकता था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, ये जो राइट्स इंडिया के थे अंडर द रेसिप्रोसिटी, तो इंडिया ने क्या किया, उनको वाइव किया, उनको डिलीट ही किया, वो छूट दे दी नेपाल के लिए। इंडिया यहाँ से अच्छा कर लेगा, नेपाल वहाँ से अच्छा कर ले या ना कर ले, तो कोई वायलेशन नहीं होगी ट्रीटी की, क्योंकि इंडिया ने उसको ये छूट दी है। और इंडिया ने क्यों छूट दी है, एज ए गुडविल। तो यू नो दैट इंडिया इन द साउथ एशिया एक्ट्स लाइक ए बिग ब्रदर। India, South Asia acts like a big brother, and it has to act like a big brother. It has to, it has to approach. It has brought a big, large-hearted approach. It has to follow a large-hearted approach as far as its poor neighbors are concerned. तो जाके इनके साथ क्या relations अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनमें instabilities है, इनमें poverty है, और जहाँ पर poverty हो सकती है वो किसी भी शिकारी के प्रे बन सकते हैं। तो इसीलिए to avoid such circumstances or such situations to arise in these neighbors, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, तो या वो भूटान हो, इनमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो जिनसे क्या हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुँचे। इंडिया को एज ए लार्ज हार्टेड अप्रोच करना ही होगा और एज ए बिग ब्रदर एक्ट करना ही होगा। तो यहाँ तक कि जो फेज ऑफ कॉपरेशन था, ऑरिजिन से लेके कि फ्रेंडशिप रिलेशंस किस तरह से ऑरिजिनेट हुई थी, और क्या होता है फिर ये फेज ऑफ कॉपरेशन जो था ये हार्डली 60s तक सर्वाइव कर पाता है। और 60s में क्या होता है, 60s एंड 70s में जो इनके रिलेशंस है स्टार्टेड डिटोरेटिंग। इन 60s एंड इन 1970s द रिलेशन इज डिटोरेटेड। क्यों डिटोरेशन हो गई, बिकॉज इंडिया सपोर्टेड द प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। जो नेपाल में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चलाए गए इस दौरान, जो हमने देखा किस किंग के खिलाफ, महेंद्रा किंग के खिलाफ, आपको पता ही है जो थुरु बहू का सन था, तो उस टाइम इसने क्या किया था, यहाँ पर वो किंग थे, तो इसके खिलाफ जो मूवमेंट्स चलाए गए प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, इंडिया ने उन प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसके और इंडिया के बीच गुल्फ बढ़ता गया। रिलेशंस जो थे, जो अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशंस थे, वो डिटोरेट हो गए। इतना ही नहीं, जो इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ एक वॉर किया, जिसमें बांग्लादेश को क्या मिला, बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और 1975 में जो इंडिया ने सिक्किम को मर्ज किया अपनी टेरिटरी के साथ, सिक्किम भी एक इंडिपेंडेंट मोनार्की थी, तो इसने 1975 में उसको क्या किया, जो इसने इसको मर्ज किया by means of military action on the request of the Prime Minister of the Sikkim। तो इसने एक ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट किया इंडिया में। ये ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट कैसे हुआ, जो नेपाली किंग थे उस टाइम के जो नेपाली किंग थे बिरेंद्रा, उससे लगा कि नहीं, इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। इसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया अगेंस्ट द पाकिस्तान वॉर में, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मिलिट्री एड प्रोवाइड किया बांग्लादेश को, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया, तो उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प किया। और यहाँ से किसको मर्ज किया,
सिक्किम को मर्ज किया, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसका आज ये स्टैंड है, क्या पता फ्यूचर में कौन सा स्टैंड रहेगा। इसलिए एक ट्रस्ट डिफिसिट यहाँ पर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से क्या दूरी बनी रही किसके बीच, नेपाल और इंडिया के बीच। लेकिन रेस्टोरेशन फेज तो शुरू हो जाता है, और रेस्टोरेशन फेज कैसे शुरू होता है, 1973 में रेस्टोरेशन फेज शुरू होती है। इंदिरा गांधी जो है, हम मानता हूँ कि 1970s में थोड़ा कन्फ्लिक्ट था, लेकिन रेस्टोरेशन मीन्स उन कन्फ्लिक्ट्स को हील अप करने के लिए, या जो इंजरीज किसने फील की थी, जो इंजरीज, इसने सॉफ्ट इंजरीज कह सकते हैं हम, जो इंजरीज किसने फील की थी, किंग ने फील की थी, जो दुख उसको हुआ था उसको हील अप करने के लिए रेस्टोरेशन फेज सर्वाइव किया गया। और ये इनिशिएटिव किसने लिया, इंडिया ने लिया। ये इट वाज ए यूनिलेटरल इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय द इंडिया। और क्या होता है, जो इंदिरा गांधी उस टाइम की पीएम थी, उसने विजिट किया, नेपाल विजिट किया 1973 में। और विजिट करके उन्होंने क्या किया, जब कोई पीएम या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, इवन डिप्लोमेट जब विजिट कर लेते हैं, तो मेमोरेंडम्स एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। तो बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए। उनमें से इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था, ट्रीटी साइन की थी, दैट वाज अ ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी। और इस ट्रीटी में क्या इन्हें मिला, नेपाल को एक पोर्ट फैसिलिटी मिली, कहाँ, कलकत्ता में। नेपाल को एक पोर्ट फैसिलिटी मिली कलकत्ता में। और फिर 1989 में बोथ साइड्स एग्री टू एक्सेप्ट द कस्टम्स ड्यूटी। दोनों साइड ने क्या किया, जो ट्रेड हो रही थी अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया टू नेपाल एंड नेपाल टू इंडिया, उन्होंने एग्री किया कि इस पर जो कस्टम्स ड्यूटी लग जाती है, जो टैरिफ्स लग जाते हैं, वो हम क्या करेंगे, अबॉलिश करेंगे। उन गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को क्या रखेंगे, एग्जम्पशन में रखेंगे। ओनली जो ये एग्जम्पशन था, इट वाज ओनली फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, सर्टेन गुड्स, नॉट फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, कुछ गुड्स के लिए था। एंड 1996 में क्या होता है, इसी ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी को रिव्यू किया जाता है, कुछ और प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और 1996 में क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किया जाता है। ये बोथ साइड्स एग्री हो जाते हैं कि हम इस पर क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रिवर प्रोजेक्ट्स है उस पर कोऑपरेट करेंगे, और इसके थ्रू बहुत सारे क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उन्हें बनाने थे। जो आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए। अभी कुछ पर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। तो 2010 में फिर क्या होता है, 2010 में नेपाली किंग जो है ना, वो विजिट्स इंडिया। 2010 में नेपाली किंग कहाँ आ जाता है, इंडिया विजिट कर लेता है। और 2014 में मोदी फिर से नेपाल विजिट कर लेता है। एंड 2014 में एंड साइंस द ट्रीटी टू बाई एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी इन द टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। 2014 में मोदी जी कहाँ चले जाते हैं, नेपाल में, क्या करने के लिए, तो जहाँ उस ऑफिशियल विजिट पे उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया नेपाल के साथ, किसके रिलेटेड, टू बाय एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी इन द टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। जब शॉर्टेज होगी तब हम एक दूसरे को बेचेंगे भी और एक दूसरे से खरीदेंगे भी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम करंटली देखेंगे, 22 पावर exchange facilities are operational between the two or across the borders 22 power exchange facility जहां से हम पावर एक्सचेंज कर सकते हैं across the border नेपाल और इंडिया के बीच। तो वैसी फैसिलिटीज़ अभी जो है 22 की तादाद में है जो ऑपरेशनल है करंटली। और फिर 2016 में जो शर्मा है, केपी शर्मा, जो आज भी प्रेजेंट पीएम है नेपाल के, उन्होंने विजिट किया इंडिया 2 बार। वो 2016 में आए और फिर 2018 में मैंने इस बॉक्स में लिखा है, मोदी ने और एक विजिट पे किया कहाँ, नेपाल। और फिर केपी शर्मा ने 2019 में जब मोदी को जो मोदी की यहाँ पर ओथ सेरेमनी थी उसमें उसको इनवाइट किया गया और वो इंडिया आ गई। इस तरह से जो रेस्टोरेशन फेज चल रहा था, यहाँ से इंदिरा गांधी ने इस रेस्टोरेशन फेज को शुरुआत की और आज तक अगर हम देखेंगे रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई 2008 में, जब से नेपाल में क्या अच्छे से डेमोक्रेसी रेस्टोर की गई, तो तब से लेके जो रिलेशंस है वो भी अच्छे
होते गए जो प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा है वो किसका है, वो यूएसए का है और चाइना का है। अब तो यूएसए जो माइनर डिस्प्यूट्स है उनमें तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। यूएसए ने जो और फर्दर जो यूएसए का रिलेशंस है, कल भी मैंने पढ़ाया, वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है। इसलिए यूएसए ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसे लगे कि जो इंडिया के इंटरेस्ट्स हर्ट हो जाए। बहुत चीज़ें वो भी कर लेता है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से चाइना कर लेता है। और चाइना ने क्या किया, चाइना जो ये पुअर कंट्रीज है जैसे भूटान है, नेपाल है, इनको एड देना शुरू किया। इनमें जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उनको फाइनेंस करता है, उनकी टेक्निकल टीम्स वहाँ पे होती है, उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता है। और जो एड उनको मिलता है, जो मोस्टली उसने जो इनिशिएटिव लिया है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव लिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसने लिया है, उसके थ्रू इसने जो इर्द गिर्द में जो इंडिया के जो ये पड़ोसी है, नेबर्स है, इनको बहुत हद तक कंट्रोल किया उसने, क्योंकि उसने बल्क एड्स उनको प्रोवाइड किए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उससे क्या होता है कि जो रिलेशंस है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में जो रिलेशंस है वो उनमें एक स्ट्रेन होना शुरू हो गया। और वैसे ही नेपाल में हुआ। इनकी चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से जो रिलेशंस करंट में है, दे आर टू सम एक्सटेंट स्ट्रेंडेड रिलेशंस, वी कैन से द स्ट्रेंडेड रिलेशंस। और जो रिसेंटली नेपाल ने क्या, जो उसने पॉलिटिकल मैप रिड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है, जो उसने पॉलिटिकल मैप रिड्रॉ किया, उससे एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो इनके बीच थोड़ा बहुत था उसको उसने रिवाइव किया। तो करंटली हम कह सकते हैं कि जो इंडिया और नेपाल के साथ अभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। और इस जो उन्होंने नेपाल ने क्या, नेपाल अनवील्ड ए न्यू पॉलिटिकल मैप एंड क्लेम्ड द रीजन्स ऑफ इंडिया विज कालापानी, लिम्पियादुर एंड लिपो लेक। कालापानी, लिपियादुर एंड लिपो लेक जो यूके मीन्स जो उत्तराखंड के रीजन्स है, इनको अपने रीजन्स क्लेम किए एज ए सॉवरेन रीजन्स ऑफ नेपाल एंड टेरिटरी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से एक शॉक लगा इंडिया को कि ये इंडिया की टेरिटरीज है, इंडिया की लैंड है और नेपाल इसको क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। हाँ, कालापानी एक बहुत ही बड़ा मसला है, डिस्प्यूटेड इशू है, लेकिन फिलहाल किसकी टेरिटरी में है, फिलहाल इंडिया के टेरिटरी में है। और नेपाल ने जो ये नया मैप रिड्रॉ किया, जो उन्होंने ये मैप रिड्रॉ किया, तो उससे ये डिस्प्यूट जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये फिर से रिवाइव हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई डाउट है, कोई भी अगर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मुझे पूछेगा। आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट